नमस्कार दोस्तों, आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1960 की हिंदी फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका नाम है घूंघट। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रामानंद सागर और इसकी कहानी ली गई है नौका डूबी से, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक मशहूर कहानी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे एस वासन और इसका म्यूज़िक दिया है रवि ने और इसकी संगीत लिखे हैं शकील बदायूनी ने। फिल्म के कास्ट की बात करें तो इसमें भरत भूषण, प्रदीप कुमार, बीना राय, आशा पारेख, रहमान, मीनू मुमताज़, आगा, लीला चिटनिस, कन्हैया लाल, राजेंद्र नाथ, हेलन जैसे कलाकार थे। हेलन का इस पिक्चर में एज अ डांसर एक रोल था। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है रवि और लक्ष्मी के साथ। रवि यानी प्रदीप कुमार और लक्ष्मी यानी आशा पारेख, जो कि साथ में दिल्ली में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। लक्ष्मी की माँ, जो कि दिल्ली में काफ़ी पैसा और धन संपत्ति की मालिक है, उन्हें भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। हालांकि लक्ष्मी के घर काम करने वाले दीवान जी चाहते हैं कि लक्ष्मी की शादी उनके बेटे लाली से हो, ताकि लक्ष्मी की माँ की जोड़ी हुई सारी संपत्ति के मालिक उनका बेटा लाली हो जाए। जब दीवान जी ये बात अपने बेटे लाली को बताते हैं कि लक्ष्मी को तो रवि ले जाएगा और तुम खाली उसकी फ़ोटो देखते रह जाओगे, तो लाली एक चिट्ठी लिखता है रवि के पिता के नाम, जो कि लखनऊ में रहते हैं, और उसमें यह सब लिख देता है कि कैसे रवि उनसे बिना बताए यहाँ एक बहुत ही अमीर औरत की बेटी के घर जवाई बनने का फ़ैसला ले रहे हैं। जब ये बात रवि के पिता को मालूम पड़ती है तो वह रवि को चिट्ठी लिखते हैं और उसमें अपनी तबीयत ख़राब होने का हवाला देके उसे तुरंत लखनऊ आने को कहते हैं। पिताजी की चिट्ठी पढ़ के रवि काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और रात की गाड़ी पकड़ने का फ़ैसला लेते हैं ताकि वह जल्द से जल्द लखनऊ पहुंच सके। वह ट्रेन में जा रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर गोपाल से, जिसका रोल निभाया है भरत भूषण साहब ने, जो कि इलाहाबाद जा रहे हैं अपने दोस्त मनोहर की बहन की शादी में। दोनों के बीच यूँ ही बातों का सिलसिला चलता है। रवि बताते हैं कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं जिसलिए वे लखनऊ जा रहे हैं, और दूसरी ओर डॉक्टर गोपाल उनको बताते हैं कि उनके दोस्त मनोहर की बहन की शादी के लिए वह इलाहाबाद की ओर जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रवि अपने घर लखनऊ पहुंच गया है, जहां उसके पिताजी उसे कमरे में ले जाते हैं और बताते हैं कि कल के कल ही उनकी शादी इलाहाबाद में किसी लड़की से तय कर दी गई है, जो कि उनके पुराने मित्र हैं जिनसे उन्होंने 10 साल पहले वादा किया था। रवि अपने पिताजी को बताते हैं कि वह दिल्ली में किसी लक्ष्मी नाम की लड़की से प्यार करते हैं और उसे वचन दे चुके हैं। हालांकि दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है। उसके बाद जब रवि के पिताजी खुद की जान लेने का फ़ैसला करते हैं तो रवि ये सब देखकर उस लड़की से शादी करने के लिए मान जाते हैं। अब रवि काफ़ी उलझन में है, उनको कल ही इलाहाबाद जाके एक लड़की से शादी करनी है। हालांकि उनका दिल तो दिल्ली में लक्ष्मी के पास ही रह गया है। दूसरी ओर डॉक्टर गोपाल यानी भरत भूषण साहब भी इलाहाबाद पहुंच गए हैं और अपनी दोस्त की बहन की शादी में शिरकत करने के लिए हाजिर हो गए हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके दोस्त मनोहर से होती है। शादी ठीक ठाक चल ही रही होती है, तभी एक सीन में हम देखते हैं कि दूल्हे का बाप मनोहर से कहता है कि तुमने अभी तक दहेज के 2000 रुपये नहीं दिए हैं, जिस पे मनोहर कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, ये कमी भी मैं आने वाले 6 महीने में पूरी कर दूंगा। हालांकि दूल्हे का बाप इस बात के लिए राज़ी नहीं होता और डॉक्टर गोपाल के समझाने पे भी वह इस बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से अब बारात लेकर वापस लौट जाता है। मनोहर की बहन यानी पार्वती यह सब देखकर वहीं मंडप पे ही बेहोश हो जाती है और मनोहर अपने दोस्त डॉक्टर गोपाल को बताते हैं कि अब उनकी बहन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। डॉक्टर गोपाल उनको काफ़ी समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम अब ये पुराने ख्यालात अपने मन से निकाल दो, पर मनोहर उनको बोलता है कि अब ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भरे मंडप पे बारात वापस चली गई, अब सब लोग क्या बोलेंगे। अपने दोस्त को दुखी देखते हुए डॉक्टर गोपाल अपने दोस्त मनोहर से कहते हैं कि यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी बहन पार्वती से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर गोपाल और पार्वती की शादी हो रही है। वहीं दूसरी ओर रवि और उनके पिताजी के
बचपन के दोस्त की बेटी की भी शादी हो चुकी है। अब सब लोग एक ही ट्रेन में इलाहाबाद से लौट रहे हैं। अब उस ट्रेन में रवि और उनकी बीवी, साथ ही साथ डॉक्टर गोपाल और उनकी बीवी भी सफ़र कर रहे हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं, दोनों के डब्बे अलग हैं। कहानी तब मोड़ लेती है जब उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वह ट्रेन पानी में उतर जाती है। रवि अपनी बीवी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनको एक लड़की दिखती है जिसने दुल्हन का जोड़ा पहना रहता है, जो कि बेहोश अवस्था में होती है, और वह उसे लेके अपने साथ लखनऊ आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गोपाल, उनको भी एक लड़की दिखती है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो कि दुल्हन के ही जोड़े में है, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और वह ये समझ लेते हैं कि उनकी बीवी की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ उनको अपने दोस्त मनोहर भी नहीं मिलते और वह यह उम्मीद लगा लेते हैं कि शायद उनका दोस्त भी इस दुर्घटना में मर चुका है। मैं आपको बता दूं कि रवि के पिता की भी इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अब रवि और उसकी बीवी घर पहुंचे हैं लखनऊ में, और शादी के बाद पहली ही रात में रवि जब अपनी बीवी के पास पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी बीवी वह नहीं कोई और थी, और वह किसी गलत दुल्हन को अपने साथ ले आए हैं। दरअसल दोस्तों हुआ ये है कि डॉक्टर गोपाल की बीवी को रवि अपने साथ ले आए हैं, और रवि की जो बीवी थी उनकी मृत्यु हो चुकी है। रवि दुल्हन से कुछ बातें करता है और कुछ सवाल पूछता है, जिससे उसका यह शक यकीन में बदल जाता है कि वह किसी और की दुल्हन को अपने साथ घर ले आए हैं। रवि अपने काका को सारी बातें बताता है, फिर अपने काका से कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप सबको अपने साथ दिल्ली ले जाइए, जहां उनका एक किराए का मकान है, और कुछ दिन वहां ठहरिए। मैं काम के सिलसिले का बोल के बाहर जाता हूं और इसके असली पति को ढूंढने की कोशिश करता हूं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रवि के काका अपनी बेटी, दामाद और नई दुल्हन को लेके ट्रेन से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। वहीं रवि दूसरी ओर पुलिस थाने में पता कर रहा है कि उस दुर्घटना में किस किस की मौत हुई थी, ताकि वह यह पता कर पाए कि पार्वती यानी वह लड़की जिसे वह अपने साथ ले आए हैं उसका असली पति कौन है। अभी फ़िलहाल रवि को केवल एक शख्स के बारे में पता है जिसका नाम है मनोहर, जो कि शादी की पहली रात पार्वती ने बताया था कि उसका भाई है। रवि को किसी तरह मनोहर के घर के बारे में पता चलता है और वह इसे ढूंढने के लिए उसके घर पहुंचता है, जो कि इलाहाबाद में है। रवि आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करता है, तब उसे मालूम पड़ता है कि पड़ोस में ही किसी के पास उसकी घर की चाबी है, तो वह लोगों से आग्रह करता है कि उसके घर का ताला खोलिए, शायद उससे कुछ सबूत मिल जाए कि उसका बचपन का दोस्त वह कौन था जिससे उसकी बहन पार्वती की शादी हुई थी। घर के अंदर घुसकर रवि को एक तस्वीर मिलती है जिसमें मनोहर की फ़ोटो होती है। रवि उस फ़ोटो को लेकर न्यूज़पेपर इश्तिहार वालों के पास जाता है और कहता है कि इस फ़ोटो को प्रिंट कर दीजिए, यदि ये व्यक्ति कहीं भी होगा, अगर इससे मालूम पड़ेगा तो वह ज़रूर मुझसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। इतना सब करने के बाद रवि वापस दिल्ली पहुंचते हैं, जहां उनकी बीवी उनके आने की आस लगाए बैठी है। हालांकि उनकी बीवी को ये नहीं मालूम कि जिसे वह अपना पति मान रही है वह असल में उनका पति नहीं है। हालांकि रवि ये बात जानते हैं और उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि आगे चल के कई ऐसे सीन आते हैं जहां पर पार्वती कई बार कोशिश करती है कि रवि किसी तरह उनसे बात करे, उनके साथ बैठे, वो दोनों अकेले में कुछ समय बिता पाएँ। परंतु रवि, जो कि असलियत जानते हैं और हमेशा पार्वती से दूरी बनाए रखते हैं, जिस बात से पार्वती काफ़ी नाराज़ हो जाती है, वह काफ़ी दुखी भी होती है कि उसे किस बात की सज़ा दी जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने मजबूरी में उससे शादी करी है। रवि के काका की बेटी यानी सरोज एक दिन एक उपाय निकालती है और अपने पति से कहती है कि हम सब आज नाटक देखने जाएंगे ताकि ये दोनों साथ में अकेले रह पाएँ। तो उनके पति नाटक की 3 टिकट लेकर आते हैं, जिसमें सरोज, उनके पति और काका जी को जाना रहता है। हालांकि रवि भी उस दिन ये सब देखकर प्लान बनाते हैं कि मैं भी टिकट लेकर आया हूँ और हम पाँचों के 5 आज नाटक देखने जाएंगे। सरोज का जो उपाय था वो एकदम चौपट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा परिवार यानी रवि,
पार्वती, सरोज, उनका पति और काका जी ये सब नाटक देखने गए हैं। नाटक ख़त्म होने के बाद जैसे ही ये लोग वापस लौट रहे होते हैं तो तभी हॉल के बाहर रवि की मुलाकात होती है लक्ष्मी से। लक्ष्मी के साथ उनकी माँ भी होती है और लक्ष्मी जब उनसे उनके पिता की तबीयत के बारे में पूछती है तो रवि बताते हैं कि उनके पिता का निधन हो चुका है। रवि हालांकि लक्ष्मी को अपनी की गई शादी के बारे में तो नहीं बताते और लक्ष्मी उनसे कहती है कि तुम कल सुबह हमारे घर आना और नाश्ता हमारे साथ ही करना, जिस बात पे रवि मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं कल सुबह ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी वही लड़की है जिससे रवि दिल्ली में प्यार करते थे। हालांकि बाद में उनकी शादी कहीं और करा दी गई, परंतु उनकी बीवी की अब मृत्यु हो चुकी है। तो अगले ही दिन रवि लक्ष्मी के घर पहुंचते हैं, जहां लक्ष्मी की मां रवि से लक्ष्मी की शादी की बात करती हैं। रवि, जिसके पास अभी किसी और की बीवी अमानत के तौर पर है और वह उसके पति को ढूंढने की जी जान कोशिश में लगे हैं, लक्ष्मी की मां से शादी के लिए कुछ समय मांगते हैं। लक्ष्मी की मां भी कहती है कि हमें भी शादी के लिए 15 दिन या महीना तो लग ही जाएगा। हालांकि रवि ये नहीं बताते कि उनकी क्या मजबूरी है और उनकी शादी हो चुकी है और वह किसी और की बीवी को गलती से अपने घर ले आए हैं। रवि चाहते थे कि वह पहले पार्वती को उसके असली पति से मिलवा दे और तभी लक्ष्मी से शादी करें। लक्ष्मी के घर काम करने वाले दीवानजी के बेटे लाली, जो कि लक्ष्मी से शादी करने का सपना संजोए बैठे हैं, उनको यह मालूम पड़ जाता है कि रवि की किसी से पहले ही शादी हो रखी है और वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में ही रह रहे हैं। लाली ये सारी बातें लक्ष्मी की मां को बताता है और उनसे रवि के घर चलने को कहता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी की मां, दीवान जी और लाली रवि के घर पहुंच गए हैं, जहां वह देखते हैं कि रवि की बीवी पार्वती उसी घर में है। हालांकि वो उसका चेहरा तो नहीं देखते, पर वह ये समझ जाते हैं कि रवि ने पहले से ही शादी कर रखी है और वह लक्ष्मी को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी उस वक्त वहीं खड़ी रहती है, जिस वजह से रवि अपना पूरा सच लक्ष्मी की मां को बता नहीं पाते कि वह उनकी बीवी नहीं बल्कि किसी और की बीवी है, जिसे वह गलती से ट्रेन हादसे के बाद अपने घर ले आए हैं। लक्ष्मी की मां रवि को खरी खोटी सुना के वहां से निकल जाती है और फिर घर पे जाके लक्ष्मी को भी सारा सच बता देती है। रवि अगले दिन एक चिट्ठी लिखकर लक्ष्मी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि दीवान साहब उसको घर के दरवाजे पे ही रोक लेते हैं और उससे वापस लौटने को कहते हैं। रवि अपने घर पहुंचते हैं तो वह चिट्ठी पार्वती को मिलती है। पार्वती वह चिट्ठी पढ़ती है जिसमें रवि ने सारा सच लिखा होता है कि कैसे वह किसी और लड़की को अपनी बीवी समझकर घर ले आए हैं और वह किस परिस्थिति में है और वह पार्वती के पति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी की दूसरी ओर डॉक्टर गोपाल भी दिल्ली में अपनी मां को जमुना जी का स्नान कराने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि उनको ऑफिस का भी कुछ काम है, जिस वजह से वह दिल्ली में हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पार्वती यह चिट्ठी पढ़कर घर से भाग जाती है आत्महत्या करने के लिए। वह पहुंचती है एक लोहे के पुल पे, जहां से वह छलांग लगा देती है और पानी में डूबने लगती है। उसी समय डॉक्टर गोपाल और उनकी मां जमुना जी में स्नान कर रहे होते हैं। पार्वती को कूदता देख डॉक्टर गोपाल अपनी जान की फिक्र किए बिना पानी में छलांग लगाते हैं और पार्वती को वहां से निकाल लेते हैं। पार्वती को रवि की आवाज़ सुनाई देती है कि रवि उसे ढूंढ रहे हैं, तो वह डॉक्टर गोपाल और उनकी मां को अपना नाम जमुना बताती है और उनके साथ वहां से निकल जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर गोपाल है वही पार्वती के असली पति भी हैं, जिनके साथ वह अब इस वक्त पहुंच चुकी हैं। हालांकि डॉक्टर गोपाल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और ना ही पार्वती को इस बात की खबर है कि डॉक्टर गोपाल ही उनके असली पति हैं, जिससे उनके भाई मनोहर ने उनकी शादी करवाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जमुना यानी पार्वती
डॉक्टर गोपाल और उनकी माँ के साथ मसूरी में उनके घर आ गई है, जहाँ वह उनकी माँ की मदद करती है कामकाज में। घर में आने के पहले ही दिन पार्वती को पता चलता है एक फ़ोटो देख के कि डॉक्टर गोपाल और उनके भाई मनोहर दोस्त हैं। तो उस बात से पार्वती यानी जमुना को यह मालूम पड़ जाता है कि डॉक्टर गोपाल ही उनके असली पति है जिनसे उनकी शादी हुई थी। पार्वती के मन में एक बार को यह ख्याल आता है कि वह सबको सब कुछ सच सच बता दे। हालांकि क्योंकि वह किसी पराये मर्द के घर पर इतने दिनों तक उसकी बीवी बन के रह रही थी, तो इस बात से वह काफ़ी डर जाती है कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो वह भगवान से दुआ करती है कि भले ही वह उम्र भर इस घर में दासी बनकर रहे, परंतु वह इसी घर में रहे। कहानी आगे बढ़ती है दूसरी ओर दिल्ली में। लक्ष्मी की हालत रवि के धोखा देने के बाद काफ़ी बिगड़ गई है और वह काफ़ी मायूस रहती है और उनका इलाज डॉक्टर गोपाल द्वारा ही किया जा रहा है। डॉक्टर गोपाल लक्ष्मी को इन सब चीज़ों से निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और लक्ष्मी को काफ़ी दिलासा देते हैं और प्रेरणा देते हैं कि वह अपना जीवन ज़रूरतमंद लोगों के लिए लगाएं। इससे लक्ष्मी को काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जिसके बाद वह कई सारे शोज़ करती है, जिससे जमा की गई राशि से वह अंधों के अस्पताल में अपना योगदान देना चाहती थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन लक्ष्मी और उनकी माँ डॉक्टर गोपाल के घर पहुँचते हैं, जहाँ लक्ष्मी की माँ और डॉक्टर गोपाल की माँ यह बात करते हैं कि हमें डॉक्टर गोपाल और लक्ष्मी की शादी कर देनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सही रहेंगे। जब जमुना यानी पार्वती वहाँ चाय लेके पहुँचती है तो डॉक्टर गोपाल की माँ उनसे कहती है, देखा जमुना, हम लोग लक्ष्मी और डॉक्टर गोपाल की शादी की बात कर रहे हैं। जमुना यानी पार्वती, जो कि डॉक्टर गोपाल की असली पत्नी है, ये बात सुन के उनको काफ़ी सदमा लगता है और एक लकड़ी के स्टैंड से उनका सर टकरा जाता है, जिनसे उसके सर पे चोट लग जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर गोपाल बेहोश पार्वती यानी जमुना की सर की मरहम पट्टी कर रहे हैं। डॉक्टर गोपाल अपनी माँ से कहते हैं कि होश में आने के बाद इसको दर्द हो सकता है, इसलिए मैं इसको नींद का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। दूसरे ही पल हम देखते हैं कि डॉक्टर गोपाल के दरवाजे पे कोई व्यक्ति खड़ा है, जो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बचपन का दोस्त और पार्वती का भाई मनोहर है। डॉक्टर गोपाल अपने दोस्त को देख के काफ़ी खुश होते हैं। जैसे ही वह उसके पास पहुंचते हैं, उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका दोस्त तो उस ट्रेन हादसे में बच गया, परंतु वह अपनी आंखें खो बैठा। मनोहर डॉक्टर गोपाल के घर पहुंच के सबसे पहले अपनी बहन पार्वती को ढूंढता है। दूसरी ओर पार्वती, जो कि बेहोश पड़ी है, जो गोपाल के घर पे एक दासी की तरह रह रही है और घर का कामकाज कर रही है। गोपाल इस बात से अनजान कि पार्वती वही लड़की है जो कि मनोहर की बहन है, जिससे उसने शादी करी थी। वह मनोहर को बताता है कि उस ट्रेन हादसे में पार्वती की मृत्यु हो गई। अगले दिन डॉक्टर गोपाल अपने दोस्त मनोहर को आँखों के ऑपरेशन के लिए, जिसके बाद उसकी आँखों की रोशनी वापस आ सकती है, अस्पताल में भर्ती करवा देता है। पार्वती के होश में आने के बाद गोपाल की माँ पार्वती को बताती है कि गोपाल का दोस्त मनोहर, जो उस ट्रेन हादसे में बिछड़ गया था, वो दरअसल मरा नहीं बल्कि ज़िंदा है। उसकी आंखों की रोशनी चली गई है और गोपाल ने उसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया है ऑपरेशन के लिए। यह सब सुन के पार्वती तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ती है और डॉक्टर गोपाल से वहाँ कहती है कि क्या मैं इस पेशेंट की देखरेख कर सकती हूँ एक नर्स की तरह। डॉक्टर गोपाल अस्पताल के स्टाफ को कहते हैं कि ये लड़की जिसकी चाहे उसकी देखरेख कर सकती है, आप इस बात पे इन्हें रोकिएगा मत। अस्पताल में मनोहर को पार्वती ये नहीं बताती कि वह उन्हीं की बहन है और उनकी खूब देखरेख करती है। फिर एक दिन पार्वती मनोहर से एक अनजान व्यक्ति की तरह पूछती है कि वह किसी और के घर गलती से पहुंच गई एक दुल्हन बनकर, अब उसे आगे क्या करना चाहिए। जिस पे मनोहर कहता है कि ये तो दुनिया नहीं समझेगी, अगर तुम अपने पति को यह बात बताओगी तो वह भी तुम पे शक करेगा, और यदि तुमने ये बात अपने भाई को बताई तो वो तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेगा। इस बात से पार्वती बहुत डर जाती है और वो चुप रहने का ही फैसला लेती है।
फिर एक दिन लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी और डॉक्टर गोपाल और उनकी माँ भी अस्पताल पे पहुंच जाते हैं, जहां पार्वती पहले से ही उपस्थित होती है। मनोहर गोपाल को कहते हैं कि मेरी बहन तो अब नहीं रही, पर तुम लक्ष्मी से शादी कर लो। और लक्ष्मी को कहते हैं कि मैंने अपनी बहन डॉक्टर गोपाल को सौंप दी थी, परंतु अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें अपनी बहन मान कर डॉक्टर गोपाल के हाथों में तुम्हारा हाथ देना सही समझूं। पार्वती यही सब पीछे खड़ी खड़ी देख रही होती है और काफ़ी मायूस हो जाती है। वह काफ़ी दुखी थी कि उसी के सामने उसके पति की दोबारा शादी करवाई जा रही है, वो भी उनके भाई द्वारा ही। वह सबको सब कुछ बताना चाहती है, पर हालत से मजबूर वह कुछ कह नहीं सकती कि सब लोग उसी पे लालछन लगाएंगे कि वह एक पराये मर्द को अपना पति मान के इतने दिन उसके घर पे रही। दूसरी ओर रवि भी लक्ष्मी को ढूंढता हुआ मसूरी पहुंच गया है और दूसरी जगह डॉक्टर गोपाल घोड़े पे तैयार हो गए हैं अपनी बारात को ले जाने के लिए। तभी डॉक्टर गोपाल की माँ पार्वती से कहती है कि भाई को टीका लगा दो, जिस बात पे पार्वती इनकार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर मनोहर की आंखों की रोशनी वापस आ गई है और उसको वो अखबार का इश्तिहार दिखता है जो कि रवि ने दिया था, जिसमें वह पार्वती के भाई को ढूंढ रहा था। ये सब देखकर मनोहर को पता चल जाता है कि उसकी बहन अभी ज़िंदा है और वो तुरंत अपने दोस्त डॉक्टर गोपाल के पास पहुंचता है और उसको सब कुछ सच सच बता देता है। वह उसको ये भी बताता है कि जो लड़की उसके घर में दासी बनकर रह रही थी, सारा काम काज कर रही थी, वही उसकी असली बहन है। ये सब सुन के मनोहर अपनी बहन के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी पार्वती एक जगह जाके रुक जाती है। वह देखती है उसके सामने कोई और नहीं बल्कि रवि ही खड़ा है, जिसकी बीवी बन के वह इतने दिन उसके घर पे रही। रवि पार्वती से कहता है कि पार्वती, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली, अब मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। तभी वहाँ पर डॉक्टर गोपाल और मनोहर भी पहुँच जाता है। पार्वती कहती है कि सब लोग मेरे पे लालछन लगाएंगे, कोई मेरी बात नहीं समझेगा, जिस पे रवि कहता है कि तुम एकदम गंगा की तरह पवित्र हो और तुम्हारी पवित्रता का सबूत वह चीख चीख कर सबको बताएगा। तभी रवि के काका भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वह लक्ष्मी और लक्ष्मी की माँ को पूरी सच्चाई बताते हैं और वह चिट्ठी भी दिखाते हैं जो रवि ने लक्ष्मी को लिखी थी, जिसमें ये बताया था उसने कि किस तरीके से उसकी बीवी बदल गई और वह जिसको उसकी बीवी समझ के वहाँ से चले गए, वह दरअसल उसकी बीवी नहीं थी। सारी बातें समझने के बाद डॉक्टर गोपाल पार्वती से कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं, क्या मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं कि तुम अपना सच मुझे बता पाओ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रवि और लक्ष्मी और पार्वती और डॉक्टर गोपाल दोनों अपने अपने जोड़े एक साथ खड़े हैं। बीच में खड़े हैं मनोहर, जो कि अपनी दोनों बहनों को शादी की बधाई दे रहे हैं। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसमें टोटल 9 गाने थे, जिसमें से पहला गाना था लागे ना मोरा जिया, जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का दूसरा गाना है पत रखो गिरधारी, जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का तीसरा गाना है मोरी छम छम बाजे, जो अगेन लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म का चौथा गाना है इंसान की मजबूरियाँ, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का पांचवा गाना है ये ज़िंदगी का मौसम और ये समा सुहाना, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। फिल्म का छठा गाना है दो नैन मिले दो फूल खिले, जो गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। फिल्म का सातवां गाना है क्या क्या नज़रें दिखाती हैं अखियाँ, जो गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। फिल्म का आठवां गाना है गोरी घूंघट में, जो अगेन गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का 9वां गाना है दिल ना कहीं लगाना, जो गाया है आशा भोसले ने। फिल्म का 10वां और आखिरी गाना है जारी सखी सज धज के, जो गाया है आशा भोसले ने। फिल्म से जुड़े अवार्ड की बात करें तो 8वें फिल्म फेयर अवार्ड में इस फिल्म ने सबको तब चौंका दिया जब इस फिल्म में बीना राय को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। हालांकि सब लोग पूरे साल यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उस साल मधुबाला जी को दिया जाएगा, जिन्होंने उसी साल आई फिल्म
मुग़ल आज़म में एक बेमिसाल किरदार निभाया। इसके बाद द हिंदू अखबार ने फिल्म फेयर अवार्ड की काफ़ी निंदा भी करी। मैं आपको बता दूं, इस फिल्म की कहानी से प्रेरित होके आगे चल के आनंद महादेवन ने एक मूवी भी बनाई थी जिसका नाम था घूंघट के फट खोल। उसके बाद आमिर खान प्रोडक्शन हाउस ने भी एक मूवी इसी सब्जेक्ट पे रिलेटेड बनाई थी जिसका नाम था लापता लेडीज़। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी रिव्यू हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।